बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, सर्दी शुरू हो चुकी है और दिसंबर का महीना आ गया है और सर्दी जब शुरू होती है तो हमारे जो सोने जागने के औकात हैं और हमारे खाने पीने की आदत वो काफ़ी हद तक बदल जाती हैं। खाने में मेवा जात और हलवा जात का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों का इंतज़ार ही इस वजह से करते हैं कि चिकन कॉर्न सूप और मछली खाने को मिलेगी। और कुछ मुझ जैसे लोग भी होते हैं जो कि चाय के शौकीन होते हैं और गुलाबी चाय पीकर सर्दियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसी तरह वीकेंड पर, जो कि आज इतवार का दिन है, पता ही नहीं चलता कि अपने घर वालों के साथ हीटर के सामने बैठकर आप कितनी मूंगफलियां खा जाते हैं। ओवर ईटिंग तो होती ही है, लेकिन साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। वो लोग जो कि नॉर्मली वॉक वगैरह कर रहे होते हैं वो भी सर्दियों में सोचते हैं कि अब ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, सॉक्स पहननी पड़ेंगी, तो कल करते हैं वॉक। इसी तरह रात को जल्दी सो जाते हैं लोग और सुबह बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता। और जब सर्दियां गुजरती हैं और जैकेट और कोट्स वगैरह उतरते हैं, फिर बंदे को एहसास होता है कि किस कदर वेट गेन हो चुका है। सर्दियां बुरी नहीं हैं, लेकिन ये जो हम ओवर ईटिंग करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ये हमें बीमारियों की तरफ लेके जाती है। तो किस तरह से सर्दियों में अपना ख्याल रखना है और स्पेशली जो दिल के मरीज़ हैं वो अपना ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी साहब, जो कि एक नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, AFIC को भी कमांड कर चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम वेलकम सलाम। टू द प्रोग्राम। थैंक यू। जी, जिस तरह कि मैंने कहा कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में बहुत सारे लोग बीमार हो रहे होते हैं, तो आप ये बताइएगा कि जो दिल के मरीज़ हैं उनको सर्दियों में स्पेशली क्या एहतियात करनी चाहिए? जी हाँ, आई थिंक जो ही ये सर्द मौसम शुरू होता है तो हमारे इमरजेंसी जो है भर जाती है कार्डिक पेशेंट्स के साथ, और रोज़ाना कई इमरजेंसीज आती हैं। उसमें से एक तो यही है कि ठंड लग गई, किसी को फ्लू हो गया, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गई, और वो जब खांसी ज़ोर पकड़ती है और इन्फेक्शन ज़ोर पकड़ती है तो वो हार्ट को बिल्कुल जो है वो ख़राब, जो उसका कंट्रोल होता है उसको ख़राब कर देती है। उसमें जिनको अंजाइना कंट्रोल हुआ होता है, यानी दिल की दर्द नहीं हो रही होती, दवाइयों से कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल ख़राब हो जाता है और लोग हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। फेफड़ों में सोजिश के अलावा पानी जमा हो जाता है, हार्ट फेलियर के साथ दाखिल हो गया। तो एक तो ये ध्यान रखें कि जब आपकी सर्दियों में ये मसला हो और आपको फ्लू शुरू हो जाए तो फ़ौरन उसका इलाज करिए, ना ठीक है। करिए खुद ही ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उसका एक स्ट्रेस होता है हार्ट के ऊपर। जितनी जल्दी ठीक होगा आपको, उतनी जल्दी आपका हार्ट भी ठीक रहेगा, उससे जाना नहीं होगा, हार्ट फेलिंग नहीं होगा। अगर लंबा हो गया तो आप एंड अप करेंगे हॉस्पिटल में, जहाँ पे फिर आपको इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स वगैरह लगेंगे और हार्ट फेलियर के लगेंगे। तो जैसे आपने बात की कि जो ही मौसम हो तो आपने उसी हिसाब से एहतियाती तदाबीर जो है अख्तियार करनी है। और उसमें सबसे पहले तो ये आपने करना है कि ठंड का बंदोबस्त करना है कि आप कपड़े प्रॉपर पहने और एक्सपोज अपने आप को ज़्यादा ठंड के साथ ना करें। अभी इतनी सर्दी तो शुरू नहीं हुई, अभी सुबह के टाइम और शाम के टाइम और रात के वक्त ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो वो जब आप सुबह उठे तो प्रॉपर आपने सारे कपड़े पहने हुए हों, सर कवर किया हो, गर्दन कवर किया हो, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। स्पेशली दिल के जो मरीज़ है, जब आप ठीक। ठंडा पानी आपके मुंह के ऊपर लगता है या हाथ के ऊपर लगता है तो आपकी नालियाँ दिल की ऐसे सिकुड़ जाती हैं, और जब वो सिकुड़ती हैं तो उससे आपको अंजाना, सीने में दर्द होता है, या अगर आप बिल्कुल ही काफ़ी सीरियस किस्म का मरीज़ है तो आपको उस ठंड की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है और आपका ठीक। हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका दिल का रिदम ख़राब हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई, कोई वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो गई, दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि उसको शॉक की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको अस्पताल भागना पड़ता है इमरजेंसी में और वहाँ पे जाकर उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे आप बच सकते हैं बशर्ते कि आप ठंड का ध्यान रखें और सर्दी आपको ना हो। पानी ज़रा थोड़ा सा अगर ठंडा नहीं है तो नीम गर्म पिए, चाय कावा का इस्तेमाल करें और उसमें चीनी का इस्तेमाल ज़रा कम करें, क्योंकि जितनी चीनी आपकी चाय, जितने कप आपके चाय के पीते हैं उसमें जितनी चीनी होती है आपकी कैलोरीज बढ़ती हैं और आपके वज़न के बढ़ने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। और इसी तरह दूध ज़्यादा होता है तो उसमें भी यही इशू होता है। तो आप उस पर कोई कदगन नहीं है कि आप कितने कप पीते हैं, लेकिन अगर उसमें चीनी नहीं डालते तो फर्स्ट क्लास, और जितना कहवा वगैरह पीते हैं बगैर चीनी के तो आपकी सेहत के लिए भी वो ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, और बाकी जो मुर्गन गज़ा है उसको आप अवॉइड करें। ठीक जैसे है। यानी अगर फ़िश है खानी है तो कोशिश ये करें कि कभी तली खा लें, कभी ग्रिल्ड तिक्के हों और कभी स्टीम्ड हो, उस तरीके से आप पका के खा लें। और समोसे पकौड़े खाएं कभी कभार, लेकिन कम उसका होना चाहिए। और सर आपका यह आपने है कि सर्दी तभी कम होती है जब
इस तरह की चीज़ें खाते हैं। जी, आपने वो सारी बातें कर दी जो मैंने आपसे पूछनी थी, तो ये बहुत अच्छा है कि हम नाज़रीन को बताते रहते हैं कि सर्दियों में किस तरह से उन्होंने एहतियात करनी है। सर, आपने कहा कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली मैं उन पेशेंट्स के बारे में पूछना चाहूँगी जिनका हार्ट जो है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा होता है और उनको ऑलरेडी सांस की तकलीफ़ होती है, तो अगर उनको निमोनिया हो जाए तो क्या ये दिल पर मज़ीद बोझ डाल देता है और दिल को क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, और क्या हार्ट फेलियर जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है इससे? बिल्कुल आती है, हमारे पास जो इमरजेंसीज आती है यही है, कॉम्बिनेशन होता है नमोनिया एंड हार्ट फेलियर, अच्छा। और या फिर नमोनिया एंड हार्ट अटैक। और उसमें से फिर कई दफ़ा उन्हें 7 से 8 दिन 10 दिन तक अस्पताल के अंदर रहना पड़ता है और उन्हें एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। और अगर शुरू में ही कंट्रोल कर ले तो कैप्सूल वगैरह गोलियों से गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे लंबा कर दें तो फिर आपको दाखिले में और दाखिल होकर इंजेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं, और जितनी इन्फेक्शन होगी इतना ही दिल के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो इन्फेक्शन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, शुरू में ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ों को, और ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है कि नमोनिया और हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक, बड़ी डेडली कॉम्बिनेशन है, फिर अच्छा। कई दफ़ा मरीज़ को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो उसका यही है कि आप एहतियात करें ताकि ये नौबत ही ना आए, ना आपको नमोनिया हो, ना आपकी इन्फेक्शन लंबी हो, और ना आपको जो है अस्पताल में दाखिल होना पड़े। और दूसरा, दवाइयाँ अपनी जो है बहुत ज़रूरी है कि आप दवाइयाँ बाकायदगी से लें। कोई डोज़ आपने मिस नहीं करनी। नॉर्मली देखा गया है कि जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं जी मेरी इतनी दवाइयाँ लिखी थी, मैं सुबह की खा लेता हूँ, शाम को नहीं खाता। भाई आपको जो दवाइयाँ दी हुई हैं ना, उसको ऐसे दवाइयाँ दी हुई हैं कि उनका असर 24 घंटे रहे। ठीक है। और अगर आप एक टाइम की दवाई नहीं खाते तो उसका फिर असर 10 से 12 ही घंटा रहता है, अगले जो 14 घंटे हैं उसका असर कोई नहीं होता, और उसमें से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। तो इसलिए जिस हिसाब से दवाई दी हुई है उसी हिसाब का आपका दवाई का लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई दवाई अगर आप कम करना चाहते हो या अगर आपको दवाई आपको परेशान कर रही है या उसके साइड इफेक्ट है तो डॉक्टर से मशवरा करके फिर कम करें, खुद कभी दवाई कम ना बिल्कुल, करें। खुद अपने डॉक्टर ना बने, ठीक है, जी आप अपने जिस्म को समझते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है डॉक्टर और मरीज़ का। और बीमारी जो है, हम हमेशा से कहते हैं कि दिल की बीमारी जो है वो कब्र तक जाती है, तो आपने इसके साथ दोस्ती कर लेनी है, इसको समझना है, इसको टाइम देना है, और उसका तरीका यही है कि आप अपने मौलिद से रुजू करें। और जब इस तरह से टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं, वेदर चेंज होता है, तो स्पेशली एक विज़िट डॉक्टर के पास कर लेना चाहिए। सर, नट्स वगैरह का इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या ये भी दिल के लिए नुकसानदेह हैं, और किस क्वांटिटी में खाने चाहिए, और क्या ये जो नट्स हैं, कैश्यूज़, आलमंड्स वगैरह, इनसे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है? जी, देखिए एक ख़ास आप मकदार में खा लें तो कोई नुकसान नहीं है। उसमें से आई थिंक 4-4-5 दाने मैक्सिमम, 3 से 4 दाने इतने ले लें, वो आपके लिए ठीक है। मूंगफलियां जो आपका दिल सामने पड़ी होती हैं तो उतनी रखें जितनी आपने खानी है। ठीक। अगर पूरी प्लेट भरी हुई है तो आप सारी की सारी खा जाएंगे, आपका हाथ रुकता नहीं है। और उसमें से यही है कि जो मकदार जितनी आपको एडवाइज है वो ले। अब मूंगफलियाँ 8-10 दाने, 15 दाने, 20 दाने इतने ले ले, इससे ऊपर ना लें, ठीक। क्योंकि वो हैवी हो जाती है। वो कई दफ़ा आपका मैदा भर जाता है, आपको खुद लगता है कि नाज़िया, वॉमिटिंग या क्या होने बिल्कुल, वाली है, और ऐसे ही आपको भूख लगती नहीं है उसके बाद, क्योंकि उसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा और उसमें ऑयल इतना ज़्यादा होता है कि आपके लिए उसे हज़म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खाएं, ये अच्छी चीज़ है। 3 से 4 दाने, 4 से 5 दाने खाएं, और ये इससे ज़्यादा नुकसान। लेकिन कुछ लोग जो है उसे मील बना लेते हैं, बिल्कुल। वो जो खाना बना लेते हैं ना, वो ठीक नहीं है। बहुत वो नुकसानदेह। किसी भी चीज़ की जो मकदार है, जो जो मोतदिल तरीके से आप खाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब किसी चीज़ की कसरत होती है वो फिर आपके लिए नुकसान सर, हो यहाँ जाता पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं कराची से सैयद मोहम्मद अशफाक बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। सवाल ये है कि मैं HIV/AIDS का पेशेंट अभी हूँ, और मेरे एंडोक्राइन का ऑपरेशन भी हुआ, 2 आंखों का भी कहना में कैसेट का ऑपरेशन हुआ है। जी जी। और जानना ये चाहता हूँ, दवाएं बहुत दिए, हालांकि मैं मतलब ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल है, ठीक है। तो मतलब बचना ये चाहता हूँ कि आइंदा हार्ट अटैक से। अब मुझे यानी थोड़ा बहुत यानी मीठा खा सकता हूँ कि नहीं, और ठीक है। क्या प्रिवेंटिव प्रिवेंशन। आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही, लेकिन ये दोबारा। बताइएगा आपकी उम्र कितनी है और ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है आपका? मतलब क्या इलाज खत्म नहीं हो सकता? तो ये सायाद बीमारी होती है, ये भी पूछना चाहता हूँ। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? मेरी 68 ईयर। 68 है। और ख़ानदान में किसी को दिल का मसला है आपको? नहीं, खानदान में किसी को नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था, हमें सही समझ नहीं आई।
एंडोक्राइन में मतलब ये हुआ था, बवासीर का, तो वो मतलब ठीक है। 4 बड़े-बड़े बने थे, और उसके बाद मैंने दोनों आँखों का भी ऑपरेशन कराया है। ठीक है, दिल के टेस्ट वगैरह आपके हुए भी हैं, सब ठीक है? जी, जी, दो ओझा में हुआ था, सब नॉर्मल है। और ये वॉक वगैरह करते हैं, सिगरेट नोशी तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सिगरेट बहुत नहीं शुक्रिया करता, कॉल और करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। आप ज़रा सवाल रिपीट कर देंगे, मुझे कोई समझ जी नहीं सर, इनका ऑपरेशन हुआ है हेमोरॉइड्स का, लेकिन उसके अलावा ये बिल्कुल ठीक हैं, ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, ख़ानदान में भी किसी को दिल का मसला नहीं है, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाती है तो क्या ये ताहयात चलती है आपके साथ? ये जी इनका जी, सवाल हम है। पहले पीसी का जिक्र कर जी। रहे थे। जब एक दफ़ा आपको दिल की बीमारी हो जाती है तो ये सारी उम्र चलती है। इसमें ये बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप एहतियात करें, जो आपको एहतियात बताई गई है। एक्सरसाइज करें, सिगरेट ना पिएं, वज़न को कम करें, और जो दवाइयाँ आपको लिख के दी गई हैं वो दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करें। ठीक। उसमें से होता यह है कि नॉर्मली अगर आप कुछ एहतियात के लिए, हम कुछ टेस्ट ख़राब है, जिसमें से अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ख़राब है या शुगर है, उसे कंट्रोल करके रखना होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखना होता है, जो मोटापा है उसको कंट्रोल करके रखना होता है, तो बीमारी कंट्रोल में हो जाती है, बढ़ती नहीं है। अगर बढ़ती भी है तो बड़ी स्लो स्पीड में बढ़ती है। और ये अमल सारी उम्र का है, ठीक है। यानी कि वो आप रोकेंगे, एहतियात करेंगे तो बीमारी रुकी रहेगी। कुछ लोग तो हैं, उनको 10-15 साल 20 साल होते हैं, वो दवाई खा रहे होते हैं, एहतियात कर रहे होते हैं, उनकी बीमारी बढ़ती ही नहीं है। वो बिल्कुल यानी ऐसे ही। 10 साल के बाद भी हम उनकी एंजियोग्राफी करें तो पता चलता है उनकी नालियों में तो उसी तरह ही बीमारी है, बल्कि पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि उस एहतियात और बाकायदगी से अपनी दवा खाना ये बहुत ज़रूरी है। और जिन चीज़ों से आपको परहेज़ बताया गया है उसके अमल करना, उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है सिगरेट ना पीना। सिगरेट नोशी है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह, उसमें जो बीमारी है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और उसमें से ना सिर्फ दिल की बीमारियां बल्कि और भी कई बीमारियां आपको शुरू सर मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हमने इस पे बड़े डिटेल से गुफ्तगू की थी, और बहुत सारे जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिगरेट नोशी छोड़ते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर साहब आप क्यों कह रही हैं कि सिगरेट छोड़ दें? तो ये बड़ा मुश्किल काम है सिगरेट को छोड़ना, आसान बहुत है इसको शुरू करना। और आजकल हम देखते हैं कि एक बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत जो यंग बच्चे हैं वो स्टाइल की खातिर जो है वेप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि किस तरह से वो सिगरेट नोशी की तरफ, चेन स्मोकिंग की तरफ जा रहे होते हैं। और आपने बिल्कुल सही बात की कि सिगरेट नोशी जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, आपको कैंसर कर सकती है। बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें लंग का कैंसर तो नहीं हुआ, हमें मुंह का कैंसर कैसे हो गया? तो मैं उनको बताती हूँ कि सिगरेट जो है वो इसमें 100+ कार्सिनोजेंस हैं, और ये कहीं का भी कैंसर भी कर सकता है और आपके दिल को भी डैमेज कर सकता है। सर हमने बात की नट्स की, और नट्स मैं उस पर भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है नाजरीन कि आप जिस तरह के सर ने आपको बताया कि थोड़ी सी मिकदार रखिए, अपनी प्लेट में रखिए, और कोशिश कीजिए कि उसको छील कर खाइए। जो ऑलरेडी छिले हुए नट्स होते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता, अवॉइड और करें। बिल्कुल उनको अवॉइड करें। तो जब आप उसको छीलेंगे आपको टाइम लगेगा, आपको महसूस होगा कि आप कितना खा रहे हैं। सर थोड़ा सा पानी की भी बात कर लेते हैं कि पानी जो सर्दियों में है उसकी इंटेक काफ़ी कम हो जाती है। तो जो दिल के मरीज़ हैं, स्पेशली हम बात करते हैं कि जिनको स्टेंट डला हुआ होता है कि इन्हें पानी जो है वो अच्छी मिकदार में पीना चाहिए ताकि इनके जो स्टेंट्स हैं वो खुले रहें, लेकिन सर्दियों में फिर क्या करना चाहिए ऐसे मरीज़ जिनको स्टेंट पड़े हुए हैं? इसका सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगी। यहाँ पर कॉलर है, उनको पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? रहमान बोल रहा हूँ जी। जी जी रहमान जी, सवाल पूछिएगा। इस बात ये है कि मेरी उम्र 76 साल है। ठीक है। सन 2012 में मेरा अटैक हुआ था, उसमें वो 20% काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन बात ये है कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ, बाजार जाऊँ, तो अगर हार्ट में जरा सी तकलीफ भी हो जाए तो 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और बिल्कुल ही मैं बस हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है। क्या कोई अगर कोई वजूहत या कोई का कार है तो मुझे बताएं। ठीक है, टेस्ट वगैरह आपके हुए, दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें? नहीं, स्टंट वगैरह कोई नहीं है, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ रेगुलर। अच्छा। साल हो गए। कौन ठीक है, कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें आप? टेक्विन और रोनाल्डो और इजी क्या इजी डे। अच्छा, लो प्लेट। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि दिल में दर्द आता है, सांस फूलता है आपको?
जी हाँ, सांस बहुत ज्यादा फूलता है, दर्द बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। और आप फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर से रुजू करते रहते हैं, जाते रहते हैं डॉक्टर के जी पास? हाँ, जी हाँ, जी ठीक है, हाँ। आज बहुत दो दो दो, 2 माह बाद या 1 माह बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, सवाल का जवाब लेते हैं जी। 20% इनका हार्ट काम कर रहा है और जब एग्जर्शन करते हैं तो फिर इनको प्रॉब्लम होता है और दवाइयाँ तो इस्तेमाल हाँ, करें। इनका देखें, इनका मसला उम्र माशाल्लाह इनकी 76 साल है और अभी इन्हें ये प्रॉब्लम शुरू है। तो इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं। इन्हें इनका नुस्खा ज़रा दोबारा देखने की ज़रूरत है। नुस्खे में कुछ और दवाइयाँ शामिल करने की ज़रूरत है ताकि इन्हें सीने में, इन्हें तो अंजाइना हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, फिर 20% हार्ट काम कर रहा हो तो सांस भी फूलता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, हार्ट फेलियर होने के चांस होते हैं। कई दफ़ा होता ही है कि आप रात को आराम से लेट नहीं सकते, सो नहीं सकते, आपको सर ऊंचा करना पड़ता है, तकिए ज़्यादा रखने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये नमक का इस्तेमाल इनका कम हो। 20% इनका हार्ट काम कर रहा है, उसमें अगर तरकारी में नमक ज़्यादा होगा, हांडी में नमक ज़्यादा होगा तो इनके फेफड़ों में पानी भर जाएगा। सही। आटे में नमक ना हो, चाय में नमक ना हो और किसी चीज़ के साथ नमक लगा के ना खाएं। और आजकल जैसे हम सर्दी की बात करते हैं, ठंड है, जब बाहर निकलें तो सर भी कवर्ड हो, ये मफलर भी हो इनके गले में, जो है जुराबे भी पहनी हो और कपड़े मोटे पहने हो ताकि सर्दी ना, जो सर्दी लगेगी इनको सीने में दर्द होगा और सीने में दर्द होगा उसके साथ इनकी सांस फूल जाएगी। साथ ही साथ इन्हें आई थिंक वो नाइट्रेट्स वगैरह हैं जो कि दवाइयाँ हैं, सस्टैक है, नाइट्रोमेट है, इस तरह की दवाइयाँ हैं, वो डॉक्टर साहब को शुरू करने की ज़रूरत है ताकि इनका जो सीने का दर्द है वो बेहतर हो जाए और 1-2 और शायद दवाई इसमें ऐड करने की ज़रूरत हो ताकि इनके जो सिम्टम्स है वो बेहतर हो जाए। इन्हें चाहिए कि अपने जो डॉक्टर साहब या कार्डियोलॉजिस्ट है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट इनके नज़दीक हैं, उनको दिखाएं और ताकि इनके ये वाले सिम्टम और ये मैनेज हो जाए, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल। है, इंशाल्लाह मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो खुद डॉक्टर के पास जाए, उसको कहे कि मुझे ये अलामात आ रही हैं, डॉक्टर साहब मुझे अफाका नहीं हो रहा है तो मेरी दवाइयाँ जो हैं वो एडजस्ट कर दें। अगर कोई टेस्ट होने वाले हैं, नाज़रीन हमारा मैसेज हमेशा से यही रहा है कि आपने ख़ुद कोशिश करनी है, ये बीमारी आपके साथ है, आपने इसका पीछा नहीं छोड़ना, जैसे कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ती है। और उसका तरीका यही है कि अगर आपको ज़रा सी अलामत आ रही है तो आपने फ़ौरन से पहले डॉक्टर के पास जाना है। सर, पानी की हम बात कर रहे थे जी कि कितना पानी देखें, इस्तेमाल आप करना चाहिए। सर्दियां हो या गर्मियों में रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गर्मी होती है, पसीना होता है और पानी बहुत ज़्यादा जिस्म से निकल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। सर्दियों में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर इंसान को, हर बंदे को, चाहे मर्द हो या औरत हो, 6 से 8 गिलास पानी के ज़रूर पीने। और उस पानी को ये भी काउंट कर लें कि चाय का कप है तो वो भी पानी में शामिल है, दूध है तो वो भी पानी में शामिल है, जूस है तो वो भी पानी में शामिल है, लिक्विड है, सूप है तो वो भी पानी में शामिल है। तो ये अगर आपकी 6 से 8 गिलास पूरे हो जाते हैं तो फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी है। सर्दियों में जो प्यास आपको ज़्यादा नहीं लगती लेकिन आप ज़बरदस्ती पानी पिए, उससे अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है और खून जब गाढ़ा होता है तो उसमें क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। और वो जिन्हें दिल की मर्ज हो या जिनकी शुगर कंट्रोल ना हो और उसमें खून के क्लॉट्स ज़्यादा बनते हैं और आपको हार्ट अटैक या फालिज होने का डर होता है और साथ साथ गुर्दे फेल होने का डर होता है। गुर्दे में जब पानी की कमी होती है तो उसमें मसला हो जाता है, उसमें यूरिया क्रिएटिनिन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पानी को भी सर्दियों में दवाई समझ के पिए कि ये 6 से 8 गिलास मैंने पूरे करने हैं। बिल्कुल। और उसका आसान तरीका ये है कि आप 4 बॉटल्स जो हैं वो सुबह भर के साइड पे रख लें। उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना बॉटल पानी जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। और जब तक आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे नाजरीन तो यकीन जानिए कि पता ही नहीं चलता है कि आपने पानी पिया है कि नहीं। अक्सर मेरे साथ सर ये इस तरह से होता है और रात को मैं कहती हूँ कि आज मैंने पानी नहीं पिया, तो कोई बात नहीं, आज नहीं पिया कल ज़रूर पिए। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम मैम, अली रजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी अली, सवाल पूछे। मैम हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो आर्मी से वो भी रिटायर हैं, तो एज उनकी माशाल्लाह 82 है, 82 ईयर है। तो 2010 के अंदर उनको जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम बना था थोड़ा सा। उस वक्त वो स्मोकिंग करते थे लेकिन स्मोकिंग उसके बाद छोड़ दी उन्होंने। अब आके ना थोड़ा सा डिप्रेशन की वजह से पता नहीं क्या उनका बीपी हाई होता है, लेकिन बीपी उनका मतलब कंटिन्यूसली हाई नहीं होता। हमारे पास डिजिटल ऑपरेटर है, इस पे हम उसको चेक करते रहते हैं। तो उनका बीपी जब आप चेक करते हैं तो वो लो ही होता है, मतलब उनका वो जो है कितना होता है? तकरीबन 65, 54। ऊपर वाला कितना होता है? 110 या कभी 90 भी हो जाता है ऊपर वाला। ठीक है, सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी क्या पूछना क्या चाहते हैं? जी, पूछना ये चाहते हैं कि थोड़ा सा डिप्रेशन उनको हो रहा है, दिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्या पूछना चाह रहे हैं?
नहीं, बस मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बीपी उनका ज्यादा कोई अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है? ठीक है, मतलब बहुत या वो शुक्रिया। कमजोरी की वजह से एज ज्यादा है, एज फैक्टर जी की वजह से? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, थोड़ा सा डिप्रेशन पर भी बता दीजिएगा, इस एज में हो देखिए, इस जाता है? एज में जब आप मूव नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई पकड़ के लेके आपको वॉशरूम जाता है, पकड़ के आपको खाना खिलाता है, पकड़ के आपके कपड़े चेंज करता है, तो बंदा अपने आप को बेबस महसूस करता है। स्पेशली और वो उससे बंदा जिसने एक एक्टिव जो सब जिंदगी बड़ी गुजारी एक्टिव हो। लाइफ गुजारी हो, और फिर वो उस वाकई डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अगर इस एज ग्रुप के कोई कॉलीग्स या दोस्त यार जो बचे हुए हैं, और उनके साथ गपशप हो, ताकि एटलीस्ट और ज़िंदगी की बात करें, और बीमारी की बात ना हो, उसमें से खुशी की बात करें, और कोई ऐसी तकलीफ़ वाली बात ना करें। तो उसमें से बहुत एक इस एज में आके एक चीज़ जो सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि दोस्त यार कोई नहीं रहता, गप मारने वाला कोई नहीं रहता, बच्चों के अपने काम है, बच्चों के अपने काम है, बीवी जो है उसकी भी एज ऐसी है, वो कोई और चक्रों में है, और बंदा अपने आप को निगलेक्टेड फील करता है कि मुझे कोई लिफ्ट नहीं घर में करा रहा, और मेरे पास कोई आके बैठ नहीं रहा, मुझसे कोई बात आके काम करने से पहले मुझसे पूछ नहीं रहा, मेरी वो वाली वैल्यू नहीं रही जो पहले मैं वैल्यू घर का बड़ा था। ये चीज़ें जो बच्चों को इस पे बड़ा जोर लगाने की ज़रूरत है कि वो जो उनकी पोजीशन है घर में, फैमिली में, एज हेड ऑफ द फैमिली, उसको बरकरार रखें जब तक वो होश में है और उन्हें इस चीज़ का पता है, और उन्हें वो वाली आप फीलिंग दें कि आप ही इंचार्ज हैं, आप ही बड़े हैं, और हम सारे आपके लिए मौजूद हैं, यहाँ पे हाजिर है, आप जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। ये चीज़ जो है ये बहुत ही बड़ी बात है। एक दफ़ा आई थिंक ये देखे ना आपने, बच्चों ने एक दफ़ा फीलिंग माँ बाप को देनी है, जब उन्हें पता चल जाए ना कि बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, ताबेदार हैं, उन्हें बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, देखभाल करो, और कभी एहसान नहीं जताए कि सुबह साहब तो आपने क्या हमें तंग किया हुआ, कभी ये करते हैं, कभी ये बुलाते हैं, ये वाली चीज़ कभी मुंह के आपके ज़बान से कभी निकलनी नहीं चाहिए। आपका एक फिक्रा उनको स्वेयर डिप्रेशन में डाल देता है, और फिर आप जितनी मर्जी कोशिश करके उनके सर में से वो फिक्रा निकले, वो नहीं निकलता, किसी सूरत में नहीं निकलता। इसलिए अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, अपने जो गुस्से कंट्रोल पे, अपने थकावट पे कंट्रोल रखें, चिड़चिड़े आप ना हो उनके साथ, हमेशा प्यार मोहब्बत से बात करें। कोई बुजुर्ग डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ये उस वक्त डिप्रेशन में जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, और लाचार बेबस अपने आप को महसूस करते हैं। वो कहते थे कि आज मेरी ये हालत भी आनी थी कि मेरे बच्चे भी मुझे लिफ्ट न करें, मुझसे तंग पड़े और मुझे बोझ समझे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट फीलिंग, और वो फैमिलीज़ जो इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं और बुजुर्गों को फूलों की तरह हाथ पे रखती हैं, वहाँ पे डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। और सर थोड़ा सा ये बता दें कि बीपी इनका ठीक है? बीपी इनका फर्स्ट क्लास है जी। बीपी उन्हें चाहिए कि देखें 90, 60, 50 तक इस उम्र में ये नॉर्मल बीपी है, और ये जो ब्लड प्रेशर बता रहे हैं एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और इस उम्र में वही पानी, चाय, कावा, दूध, सूप, ये सारी चीज़ें इन बुजुर्गों को खिलाने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें ज़रूर बुजुर्गों को दें, एक दूध का 1 गिलास या 1 कप बगैर मलाई के, डेली यखनी या वेजिटेबल सूप हो जाए, या चिकन सूप या मटन सूप हो जाए। तीसरा जो अंडे की सफेदी रोजाना, और हफ्ते में 2 अंडे जर्दी में, ये इनकी एनर्जी का जो है वो तरीका है जो उनको एनर्जी देने का। ये और चौथी चीज जो है वो इनको प्यार जरूर दें। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं फैसल बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी सवाल पूछिएगा। मेरा पहली तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने किसी और स्टेशन में इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होता है। पहले दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने सियालकोट में यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर इन्होंने एयरपोर्ट बना दिया, सड़कें बनी बनाई तोड़ के नहीं बनाई है, लेकिन हार्ट का और एंजाइटी का कोई अस्पताल अच्छा नहीं है। सिर्फ एक हार्ट का डॉक्टर है जो बैठा हुआ है। सही। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जितने इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, इनके ऑनलाइन सेशन हो, इनके दूसरे जो डॉक्टर्स हैं इनके साथ सेशन हो, ताकि ये अपडेट हो। बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं इस तरह कोई ऐसा बनाते कि जिसमें फोरम पे बैठ के ये आपस में सियालकोट के डॉक्टर्स के साथ मिले। कोई सियालकोट में कोई तरक्की का कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, ठीक है, कहीं भी चले जाए कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की, और इस पर मजीद हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को सराहा, और बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर, मेरा ख्याल है इनकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है। देखिए सियालकोट जो है बहुत ही प्यारा शहर है, और इतना ज़बरदस्त शहर है, और इतनी ज़्यादा मुल्क के लिए वो ज़र मुबादला कमाता है। ये वो वाहिद शहर है जिसके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, जिसके बिजनेसमैन ने खुद एयरपोर्ट बना दिया, इंटरनेशनल खुद बना दिया। सही।
और अपने पैसों से बनाया। वाह। और यही चीज़ जो है, ये चीज़ सियालकोट वाले ये कर सकते हैं कि अपना एक हॉस्पिटल बना लें। देखिए मेरी सर्विसेज हाजिर हैं। ये देखें आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा इन्हें ये मशवरा होगा इस प्रोग्राम में आपने सियालकोट को ऑन कर दिया करें। और इस पैगाम को फैलाएं कि जी कि ये पीटीवी का प्रोग्राम आ रहा है 11 से 12 आ रहा है, इसके ऊपर दिल की प्रिवेंशन के बारे में और जो मर्जी या सवाल पूछे। और मैं ऑनलाइन हाजिर हूँ, आप ऑनलाइन हाजिर हैं कि जो आपके सवाल होंगे, जो आपके मसले होंगे, हम इंशाल्लाह हल करेंगे। आप तो बड़े खूबसूरत लोग हैं और बड़ा खूबसूरत शहर है और आपके लिए दुआएं देते हैं कि आप मुल्क के लिए वो कुछ कर रहे हैं जो कोई शायद कुछ और शहर वो नहीं कर रहे। और अगर वहाँ पे आप एयरपोर्ट अपना खुद बना सकते हो तो एक सेटअप हार्ट का ये भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और सियालकोट के बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, बाहर भी हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल आपके शहर में बन सकता है। और हमारी सर्विसेज हाजिर है हर वक्त, जिसको चाहिए हमारी सर्विसेज हाजिर है और हम आपका सियालकोट का दिल से एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सुजात बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी सवाल पूछें। अच्छा ये भी सियालकोट से है सवाल पूछिएगा। जी मेरी वादा को हार्ट का मसला था। अच्छा। तो ज्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में होती है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने चेक करवाया है इसको। तो ज्यादा जिस्म जो उनका कांपना शुरू कर देता है। अच्छा, वालदा की उम्र क्या है और दिल का उनको मसला क्या है? दिल का मसला वो चेक कराया था पहले ना इधर सियालकोट में हमारा बना हार्ट का एक बना अफजल इलेक्ट्रोस वालों का। तो वो कह रहे हैं कि इसका दिल का 35% काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं वो? और उम्र क्या है उनकी? दवाइयाँ तो लगातार इस्तेमाल कर रही, उम्र उनकी 80 के करीब है। अच्छा ठीक है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं? वो खून को पतला करने में लिपी जाता है और लिपिरेक्स और पैरामाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या कोई दर्द वगैरह आ रहा है, सांस फूल रहा है, कोई मसला इस तरह से हो रहा है उनको? सांस नहीं फूलता, जब जिस्म ना अचानक के बाद कांपना शुरू कर देता है। वो कहते हैं बस जैसे दिल को ऊपर जाता नीचे आता। अच्छा ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक रहता है उनका? शुगर तो नहीं है उनको? नहीं शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो ठीक है। ठीक है, और ये कांपना जो है ये सिर्फ सर्दियों में होता है या गर्मियों में भी उनको ठंड लगती है? सर्दियों में ही ज्यादा करते हैं। ठीक है, उम्र सर 82 इन्होंने बताई है थिंक। जी थायराइड वगैरह के टेस्ट हुए हुए उनके? जी टेस्ट तो कराए थे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी उसमें आई थिंक एज ऐसी है, बड़ी फ्रेजाइल एज है, 82 की एज है, जिसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है और जिसम में ताकत नहीं रहती है। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो तो और ज़्यादा आपको कमज़ोरी महसूस होती है। तो उसमें मैं जैसे मैंने पहले पिछले सवाल पे कहा था कि खुराक का खास ध्यान रखें ताकि उनमें एनर्जी रहे और साथ साथ बुजुर्गों को चलाते रहें ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। इसमें इतनी हिम्मत हो कि अगर खुद अकेले नहीं जा सकते तो सपोर्ट के साथ किसी को पकड़ के वॉशरूम तक चले जाएं। और दिन के वक्त जब आजकल धूप निकली हो उसमें सेन में आप उन्हें ज़रा चला लें ताकि टांगों में पट्ठों में हिम्मत रहे और पट्ठे काम करते रहे, क्योंकि जब आप उनसे काम नहीं लेते तो पट्ठे कमज़ोर होते हैं और आपसे टांगों पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और ये जो मेडिसिन ले रहे हैं, ये एक और सवाल इनसे पूछना था कि लास्ट टाइम इन्होंने वहाँ पे डॉक्टर को कब दिखाया था, स्पेशलिस्ट को कब दिखाया था, क्या इनका जो नुस्खा था उसे रिव्यू किया था कि नहीं किया था? कई दफ़ा होता है कि गैर ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं जिससे कमज़ोरी होती है, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती और खामखा नुस्खे में पड़ी होती हैं, उनको बंद करना होता है, उससे कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है और गैर ज़रूरी दवाई भी बंद हो जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बंद हो जाते हैं। और साथ साथ कोई ताकत वाली गोली, और वो जो 3 चीज़ें मैंने बताई है, दूध, यखनी और अंडा, ये 3 चीज़ें एनर्जी के लिए दे दिया करें। बाकी जो उनका दिल खाने पीने के लिए वो करें और बाकी पानी वानी उन्हें दे। और दिन के वक्त एक बंदा उनको चला ज़रूर दे ताकि उनकी वो जो एक्टिविटी है वो रहे और उनकी टांगों में जान रहे। बिल्कुल, जिस तरह के बचपन में आपके वालिदैन आपको पकड़ कर चलाते हैं नाजरीन, तो ये वो टाइम है, अब आपने उनका सहारा बनना है, आपने उनकी लाठी बनना है। उनको पकड़ कर बहुत प्यार से चलाइए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। सर मुझे इमोशनल कर दिया आपने ये जो सारी बातें की हैं, लेकिन ये बड़ी वैलिड थी। अच्छा सर ये बताइएगा कि हमने कहा कि यखनी वगैरह पीनी चाहिए, तो चिकन कॉर्न सूप बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर उसमें सॉसेस भी डलते हैं जिनमें नमक की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या यखनी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए या चिकन कॉर्न सूप भी आप पी सकते हैं? कितना पीना चाहिए? दोनों फ़ायदेमंद हैं। और नमक
इसमें कितना होना चाहिए? नमक का बड़ा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नमक वाला, कि अगर आपने यखनी भी पीनी है तो उसमें नमक कम डालना है। ठीक है। और जिनको हार्ट फेलियर है या जिनका दिल फेल हो जाता है, फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, उनको नमक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नमक का 1-2 दाना भी ज़्यादा हो जाए तो फेफड़े पानी से भर जाते हैं। चिकन कॉर्न सूप ले लेते हैं, और जितनी ये बीच में आप चटनियाँ डालते हैं साथ से, चाइनीज स्पेशली जितनी भी है, इनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करो। और बुजुर्ग जो कंट्रोल होते हैं मेडिसिन के ऊपर, और उनका हार्ट फेलियर भी कंट्रोल होता है और हार्ट अटैक भी कंट्रोल होता है, उन्हें बाहर का खाना कभी ना दे, क्योंकि बाहर के खाने में हमेशा चिकनाई और नमक ज़्यादा होता है, और तरी या ऑयल का डिफरेंट वैरायटी ज़्यादा होती है, वो आपको बीमार कर देती है और आपका मैदा हैवी कर देती है। हमेशा उन्हें घर का खाना दें और लाइट खाना दें, और कोशिश ये करें कि ग़िज़ाइयत वाला खाना होना चाहिए, जिसमें उनमें प्रोटीन्स हों, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स की मुनासिब मकदार हो, विटामिन्स हो, ताकि उनमें एनर्जी जाए। सही। सर, आपने भी जिक्र किया था फ़िश का, और मैंने भी इंट्रोडक्शन में फ़िश की बात की थी, तो थोड़ा सा फ़िश के मतलब बात करते हैं कि सर कितनी फ़िश खा सकते हैं आप हफ्ते में? और फिर आपने कहा कि ग्रिल करके खानी चाहिए, तो कभी क्या फ्राई भी कर सकते हैं? कभी नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें मना नहीं है। आप देखें ना, अगर आप डेली सर्दी में डेली फ़िश और फ्राइड फ़िश खा रहे हैं, तो आपके जो जिस्म में चर्बी की मकदार, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होगी, आपका खून गाढ़ा होगा, आपका खून थिक हो जाएगा, उसमें क्लॉट, उसमें खून जमना शुरू हो जाएगा। अगर आप ग्रिल लेते, देखिए जो मैं हमेशा कहते हैं कि फ़िश हफ्ते में, जो हार्ट वाला पेशेंट है हफ्ते में 1 दफ़ा खानी चाहिए। ठीक है। चिकन है हफ्ते में 1 दिन खाना चाहिए, और ये दोनों की स्किन उतार के। अच्छा। हाँ, इसकी स्किन में कोलेस्ट्रॉल होता है बिल्कुल, और बिल्कुल। फैट होती है, दोनों की, वो उतार के खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा जो है ग्रिल्ड में होता है कि जितनी चर्बी होती है वो निकल जाती है, सीधा स्टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें फ्राइड नहीं होता, उसमें ऑयल नहीं होता। और चिकन का भी अगेन यही हिसाब है। और जो दिल के मरीज़ हैं उनको हफ्ते में 3 दिन गोश्त खा सकते हैं किसी भी शक्ल में। बीफ को वो अवॉइड करें, वो ना आप लें। छोटा गोश्त 1 दिन दाल सब्जी, फिर 1 दिन चिकन, फिर दाल सब्जी, फिर 1 दिन फिश और दाल सब्जी। मेन्यू बना लें और एक उसको मेन्यू फॉलो बना लें, कर और उसी हिसाब से आप ये करते रहें। और कभी कभार छुट्टी करने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कहीं आप कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, या आज दिल कर रहा है ये खाने को, महीने में 1 दफ़ा, तो वो खा ले, उसमें कोई हर्ज और कोई बिल्कुल ममनू नहीं उनको है। शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, रहमान बोल रहा हूँ दुनिया भर से। जी, सवाल पूछिएगा। मैं जब दाएं साइड पे सोता हूँ ना, मुझे दिल धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा, ठीक है। कब से हो रहा है ये, और उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी है 43। 43 है। और सिर्फ ये रात को दिल की धड़कन तेज होती है, सांस भी फूलता है? नहीं, सांस नहीं फूलता। मैं शुगर का मरीज हूँ, इंसुलिन लगा रहा हूँ, शुगर तो मेरी नॉर्मल है। अच्छा, ठीक है। और कोई टेस्ट हुए हैं आपके? नहीं, खून के टेस्ट? नहीं, खून के टेस्ट वो बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। रात को सोते वक्त कुछ सोचते तो नहीं है, परेशानी तो नहीं होती, और सुबह क्या जल्दी आंख तो नहीं खुल जाती? आँख तो जान में खुल जाती, नमाज पढ़ते तो ठीक है ना, परेशानी कभी कभार हो जाती है। अच्छा, ठीक है। क्या हो जाती है कभी कभार? सॉरी, मैं काम करता हूँ, चल रहेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वजन तो नहीं कम हो रहा आपका? वजन तो कम हो गया था, आप तो देता रहो। अच्छा, तो नहीं ये मतलब सर में कभी कभी दर्द होता है। ठीक है। सिगरेट वगैरह पीते हैं? नहीं, सिगरेट नहीं पीता। दिल के टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? नहीं, टेस्ट नहीं हुए। अच्छा, आप कह रहे हैं दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो कभी आपने चेक की है, या आपको दिल ऐसे महसूस होता है कि सीने में से बाहर आ रहा है? दिल धड़कन तेज हो जब बाएं साइड पे सोता हूँ रात को। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये कहाँ से बोल रहे सर, दुनियापुर लोधरा। अच्छा, दुनियापुर से, ये साउथ पंजाब से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आई थिंक ये इनका बड़ा अच्छा सवाल था। 40-42 साल उन्होंने उम्र बताई है, शुगर इन्हें है और ये इंसुलिन लगा रहे हैं, या इनको दिल के मसला होने का रिस्क है। और उन्हें ये उम्र ऐसी होती है जहाँ पे आपको शुगर हो, तो फिर एक तो शुगर को आपने कंट्रोल कर रहा है, और ये इन्होंने बताया कि इंसुलिन ले रहे हैं शुगर के लिए, और वो इंसुलिन इनकी जो है, वो शुगर जो है, इन्हें चाहिए कि सुबह की शुगर 110-120 से ऊपर ना जाए, ठीक है, और शाम के खाने से पहले शुगर जो है 140-160 से ऊपर ना जाए। और HbA1c एक टेस्ट है जो 3 महीने का पिछला सारा जो कंट्रोल है, एवरेज जो है शुगर कंट्रोल, वो बताता है, और वो इनका हमेशा 7 से कम होना चाहिए। ठीक है। रोजाना कम से कम इन्हें आधा घंटा डेली वॉक करनी चाहिए। अपने टेस्ट दिल के जरूर सारे करवा लें, जितने भी शुगर के मरीज हैं, और उनको शुगर अगर हो गई है और उम्र उनकी 40 साल से ऊपर है, तो उन्हें स्ट्रेस टेस्ट, ETT एक्सरसाइज टेस्ट,
एको और किडनी के टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, ये सारे टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर करवा लें। अगर वो टेस्ट ठीक है तो फिर शुगर को कंट्रोल करके रखे, अपनी वॉक ठीक रखे, अपनी खुराक ठीक रखे, तो आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो ये सारी एहतियात करने की ज़रूरत है। हाँ, ये जो बता रहे थे कि मैं करवट लेता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कुछ लोगों को ऐसे होता है, आप दूसरी साइड पर करवट ले लें, ये कोई मसला नहीं है, इसमें कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत सर नहीं कोई है। प्रेफर्ड साइड होती है जिस पर सोना चाहिए? बाज़ लोग कहते हैं कि दिल की तरफ नहीं सोना चाहिए, राइट साइड पे सोना चाहिए, तो क्या वाकई ऐसा है? सर इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कायनात पेशावर से बात करती हूँ। जी कायनात, सवाल पूछे। जी डॉक्टर साहब से ये सवाल है, मेरी माँ है, उसके दिल में जो है चर्बी है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, किस चीज से परहेज करना चाहिए? ठीक है। माँ की उम्र क्या है और किस तरह से पता चला है कि चर्बी है, और बाकी वजन भी क्या ज्यादा है उनका? जी वजन पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हो चुका है। अच्छा, और उम्र क्या है आपकी अम्मी की? 22-43 साल की होगी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मुझे ये बताइएगा कि उनको शुगर तो नहीं है और खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर है, और खानदान में किसी को मसला भी नहीं है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है उनका? दवाई ले रही है? जी ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही है। चलती फिरती हैं, वॉक वगैरह करती हैं? नहीं, वॉक नहीं करती, उसको घुटनों में भी दर्द होता है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी उम्र इन्होंने 42-43 साल बताई है, बड़ी यंग एज है और अब अभी से घुटनों में दर्द हो गया। ये ख्वातीन, मुझे एक हमेशा, मैं अपने क्लिनिक में भी बैठता हूँ तो जहाँ पे मरीज आते हैं, तो आप जब खातून किसी को कहें कि जी कि आपने चलना है, इतनी वॉक करनी है, तो उसका पहले ना चलने की वजह शुरू हो जाती है। मुझे कमर में दर्द है, मुझे घुटने में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द हो जाता है, मेरे टखनों में दर्द होता है। बहाना पहले तैयार होता है ना चलने का। चलने वाला कोई कहे जी कि मुझे होता है, दर्द भी होता है, फिर भी मैं वॉक करती हूँ, ये कोई नहीं कहता। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं। हमारे यहाँ ना चलने वाला बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी हमारी बीमारियों की जो वजह है ना, चाहे वो शुगर की बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चाहे वो दिल की बीमारी है, चाहे वो मोटापा है, ना चलना। चलना जो है ना वो जुर्म समझते हैं हमारे लोग। इसको शुरू से आदत डालनी चाहिए कि मैंने आई थिंक मेरा गांव जेलम में है और मैं वहाँ पे जाता हूँ और वो फ्रिकल करता हूँ, वहाँ पे अवेयरनेस टॉक और एजुकेशन देता हूँ। तो वहाँ पे बार बार बता के वॉक करना है, पैदल चलना है, सिगरेट नहीं पीना, मोटापा नहीं होने देना। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर असर होना शुरू हो गया, लोगों ने वॉक करनी शुरू कर दिया। तो ये हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम बार बार ये कहें कि जी चलें, आधा घंटा चले, घंटा चले, रोजाना की एक आदत बनाएं, वो ज़रूर चले। बहुत सारी बीमारियाँ आपकी इससे कम होंगी, नहीं होंगी, और अगर आपको है भी है तो इससे कंट्रोल होंगी और आपकी दवाइयों की तादाद कम होगी सिर्फ आपके चलने से। तो वॉक करना, ये 42 साल की उम्र में घुटने में दर्द है, इन्हें दिखाएं ना चलना घुटने। जब आप घुटने को इस्तेमाल नहीं करते, टांग को इस्तेमाल नहीं करते, कमर को इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर आपको दर्दें शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, उनके जो पट्टे होते हैं जोड़ों के मजबूत होते हैं और आपको दर्दें नहीं होती। जो जो इस्तेमाल नहीं करते वो कमजोर होते चले जाते हैं, धागे बन जाते हैं, आपको ये सारी दर्दें शुरू हो जाती है। तो चलना जो है वो शर्त है, चलना बहुत जरूरी है। हाँ, इनकी जो क्वेश्चन था कि वालदा है चर्बी ज्यादा होगी है, चर्बी क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ है, खून का टेस्ट किया था, अगर वो ज्यादा हुआ है तो उसके दो तरीके हैं उसको ठीक करने की। एक तो अपनी खुराक ठीक करें जिसमें चिकनाई का इस्तेमाल ना हो, जिसमें से सब्जी और दाल का ज्यादा इस्तेमाल हो, तली चीजें कम इस्तेमाल हो, रोजाना कम से कम आधा घंटा जो है वो वॉक करें, तो उससे बगैर दवाई के वो चर्बी नीचे आ जाती है। और अगर 3 महीने आप ये चीज ट्राई करें और 3 महीने में अगर ये चर्बी नीचे ना आए तो फिर दवाई की जरूरत हो तो दवाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ हाजीपुर से। वालेकुम अस्सलाम, सवाल तो पूछिएगा। ये अर्ज करना है डॉक्टर साहब से कि मेरी वाइफ के टेस्ट आते हैं तो उसमें काफी अरसे से 4-5 साल से ESR फैक्टर जो है वो ज्यादा आ रहा है ना। ठीक है। कभी 70 आता है, कभी 75, कभी 80 तक आता है। तो इस सिलसिले में मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि कोई ग़िज़ा के जरिए या किसी परहेज के जरिए कोई ऐसा बताएं कि कोई परहेज करके या कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करके ये चीज हो कि हम ये जो फैक्टर है वैसे कम हो जाए। ठीक है। उम्र क्या है? होता है कि उनके कानों पे, उनकी कूनियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। सही है। बहुत तकलीफ होती है और खासकर सुबह उठने में और फिर रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ उनको होती है, कंधों में और साथ कूनियों में। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा उम्र क्या है उनकी? 55 ईयर होगी उनकी।
अच्छा ठीक है, कोई टेस्ट वगैरह उनके हुए हैं खून के या र्यूमेटाइड फैक्टर वगैरह चेक हुआ है उनका, ये जो आप बता रहे हैं जोड़ों में दर्द वगैरह हो रहा है? रेगुलरली चेक कराते रहते हैं। उनका जो सारा HP लेवल या सारे बाकी ठीक है, ESR जो है वो ज्यादा आता है। ठीक है, उसका लेवल ज्यादा आता है। ठीक है, बहुत तो शुक्रिया। इसमें बस यही पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसी परहेज बता दें, कोई ऐसी खुराक वगैरह उसमें कोई एहतियात की जाए तो हम वो करें ताकि वो ये इसमें बेहतरी आ जाए। सही है, और दर्दों वगैरह के अलावा तो कोई अलामात नहीं है उनको, कोई और बीमारी तो नहीं है? ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दर्द जो है वो दर्द होते हैं उनको। अच्छा ये भी बता दीजिए कि वजन कितना है, वॉक वगैरह करती हैं वो? वॉक बस थोड़ा ही करती है लेकिन करती हैं। ठीक है, और तो वजन जो इनका तकरीबन 80 kg आता है, 80 kg कई दफा चेक करवाते रहते हैं। ठीक है, 80 kg आता है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, जी ESR रेज्ड है और एक्स एंड पेन्स हैं। हाँ, वो आई थिंक ESR एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई ना कोई एक्टिविटी, इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जिस समय बताती है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर चीज़ आती है, कई दफ़ा TB का आता है, पल्मोनरी TB या कोई और TB होती है, फिर कनेक्टेड टिश्यू डिसऑर्डर्स जितने भी हैं जिसमें जोड़ों का दर्द है, SLE है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। फिर इन्फेक्शन कई दफ़ा होती है जो चल रही होती है, और ये ख्वातीन में बड़े कॉमन। इन्हें चाहिए कि आपके इलाके में जो नज़दीक अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़रूर दिखाएं, ताकि वो ESR उसके साथ और बहुत सारे टेस्ट होते हैं बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए, वो उनके टेस्ट हो जाएं, उसको हमें डायग्नोज करने की ज़रूरत है, और तब जाके ESR इनका सेटल। कोई खुराक ऐसी नहीं है जो ESR को सेटल करेगी। खुराक तो वही जो हेल्दी हमने बताई है कि सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त का कम इस्तेमाल, चिकनाई का कम इस्तेमाल, ये करेंगे उनके लिए ठीक है। लेकिन ESR का हल जो है वो खुराक से नहीं होगा, वो आप डायग्नोज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करके फिर जाके डिग आउट करें कि ये मसला क्या है जिसकी वजह से इनका ESR ज़्यादा आता है। बिल्कुल सर, और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिस तरह के टेस्ट आ गए और रिपोर्टें जो हैं वो किसी जानने वाले डॉक्टर को भेज देते हैं, वो उनको बता देता है जी आपका ये फ़लानी चीज़ जो है ये रेज्ड है। उसके बाद वो फॉलो अप नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपका कोई टेस्ट डिरेंज्ड आ रहा है, स्पेशली अगर ESR रेज्ड है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, इसको डिग आउट करना है, वो बाकी टेस्ट करवाएगा। ये पहला मरहला था जिसमें ESR रेज्ड आया है, उसके बाद और टेस्ट होंगे जिसमें पता चलेगा कि इनको मसला क्या है। सर यहाँ पर मैं ये दोबारा से सवाल करूँगी कि जिस तरह के जो एक नॉर्मल बंदा है उसको कितना फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए, और अगर एक दिल का मरीज़ है तो उसको कितने फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास अपने टेस्टों के लिए जाना चाहिए? ये इसका जवाब मैं लूँगी, लेकिन यहाँ पर एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं पिंडी से लियाकत बात कर रहा हूँ। जी लियाकत साहब, सवाल पूछिएगा। इस तरह है कि कुछ अर्सा पहले गर्मियों में ना मुझे चलने में दुश्वारी होती थी। ठीक है, तो मैंने टेस्ट वगैरह तो खून वगैरह के कराए थे, वो सब जो है ना ठीक आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद इको वगैरह भी कराई है, उसमें भी ठीक आया है। ठीक है, फिर ETT टेस्ट होता है वो करवाया है, तो उसमें मसला है कि शरेआन जो खून वाली है ना, उसको जो खून सप्लाई करती है वो बंद है। ठीक है, कितने % बंद है जी? कितने % बंद है? परसेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेन जो शरेआन है वो बंद है, तो उसके लिए अगर तकलीफ ज्यादा हुई तो बाईपास करना पड़ेगा। ओहो, कॉल इनकी ड्रॉप हो गई है जी। तो इन्होंने सवाल इनका पूरा नहीं हुआ जी, लेकिन जो इन्होंने जो बताया हमें कि वो मेन शरेआन बंद है, जिसे हम लेफ्ट मेन स्टेम डिजीज़ कहते हैं, तो जब वो बंद होती है और आपको सिम्टम्स होते हैं तो फिर आपको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है। और उन्हें चाहिए कि अपनी दवाइयाँ तो बाकायदगी से लेते रहें, और अगर दवाइयों के बावजूद इन्हें तकलीफ़ हो तो फिर सर्जरी फ़ौरन करवा लें, क्योंकि वो नाली बंद होती है और जब वो अटैक करती है तो फिर आपको टाइम नहीं देती। फिर उसमें आई थिंक विद इन फ्यू मिनट्स जो है आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और मसले हो सकते हैं और आप अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। तो आप डॉक्टर की हदायत पे अमल करें, जो वो कहते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बीमारी देखी है आपकी नालियों में और जितनी उसमें अर्जेंसी है उस हिसाब से आप जल्दी बाईपास करवा लें। दवाई कभी ना छोड़ें, ज़ोर वाला काम ना करें, पेट भर के खाना ना खाएं, सर्दी से बचें, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, गुस्सा ना करें और कोई वजनी चीज़ ना उठाएं। और सर ये जिस तरह कि आपने कहा कि मेन आर्टरी बंद है और ये ज़्यादा टाइम नहीं देती है, तो
तो हमारा मैसेज आपको यही है, ऑल्दो कि आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, कि आपने फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है, ये अर्जेंसी है, आपने ज़रूर दिखाना है, खुदा न ख्वास्ता इसका कोई बुरा आउटकम भी हो सकता है। तो सर अगर मेन शरीयान बंद हो तो क्या स्टिल हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं या बाईपास ही इसका इलाज है? देखिए, ये जब होता है तो इसे हम कहते हैं कि विडो मेकिंग आर्टरी, अच्छा। यानी कि आपको टाइम नहीं देती और सडन डेथ हो जाती है। अगर तो दवाइयों के साथ भी हो सकता है। अगर एक मरीज़ बहुत ही डिसिप्लिन अच्छा मरीज़ है, वो एहतियात भी पूरी कर रहा है, पेट भर के खाना भी नहीं खा रहा और खाने की जो हमने एहतियात बताई वो भी पूरी कर रहा है, दवाई अपनी बाकायदी से खा रहा है, ज़ोर वाला काम नहीं कर रहा, 6 से 8 घंटे नींद पूरी कर रहा है, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़ता, तो वो चलाए रखता है, दवाइयों के साथ चलाए रखता है। अगर आपको तकलीफ़ नहीं है और दवाइयों के साथ मामला चल रहा है तो इसे चलाए रखें। लेकिन अगर दवाइयों के बावजूद आपको सीने में दर्द हो तो इसका मतलब कि दवाइयाँ आपकी सही काम नहीं कर रही, इससे बाद फिर आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, अब दवाइयाँ आपके काम नहीं कर रही। सर बहुत सारे लोग सर्जरी से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो ये जो टेस्ट है ये कितनी ये जो इलाज है ये कितनी देर में हो जाता है? ये ऑपरेशन से बंदा कितना जल्दी रिकवर कर लेता है, कितना जल्दी वो वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकता है? देखिए, नॉर्मली काम काज करने के काबिल तो महीने के बाद हो जाता है, यानी ऑफिस का काम है तब। ठीक है। बाकी जो दिल की जब सर्जरी होती है तो हड्डियां काटते हैं, उन हड्डियों को जुड़ने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। अच्छा। तो 3 महीने उसे झटके जो है उसका अवॉइड करना होता है, गले नहीं मिलना होता है, बच्चा कोई ऊपर आके बैठे वो नहीं होता, लेकिन अपने काम काज महीने के बाद वो शुरू कर देता है। बैठने वाले काम, जोर वाले काम नहीं, जो नॉर्मल ऑफिस काम है वो आप महीने के बाद शुरू करते हैं। 1 हफ्ते तक वो अस्पताल में रहते हैं, उसके बाद फिर उनकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अब देखें ना, जब आपका बाईपास हो जाता है तो आप उसके बाद फिर एक नॉर्मल इंसान हो जाते हैं, उसी हिसाब से भाग दौड़ आपकी शुरू हो जाती है। अब अपने सारे काम जो रूटीन वाले हैं वो सारे शुरू कर देते हैं। हमारे देखें ना, हम जब फौज में, अब फौज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हम बाईपास करके बंदे को फिट करके फील्ड में भेज देते हैं कि जी जाए, अब आप फिट है, आप जो मर्जी है करें, आप सियाचिन पे चले जाए, आपको कुछ नहीं होगा। तो इसका मकसद ये बाईपास या स्टेंट जो डालते हैं तो उसको बंदे को 100% फिट करते हैं ताकि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। फिर उसके साथ सर्टन प्रिकॉशंस होती हैं, हदायत देते हैं कि ये एहतियाती तदाबीर है जो आपने करनी है, लेकिन अब आप फिट हैं। और आप ज़्यादातर फिर लोग होते हैं कि लोगों को अपनी नफ्सियाती बीमारी से निकालना होता है, वो नफ्सियाती तौर पर ज़्यादा बीमार होते हैं, फिजिकली कम बीमार होते हैं। जी सर, हमारे पास प्रोग्राम का टाइम तो थोड़ा रह गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक फाइनल मैसेज दें, बड़ा अच्छा सा, पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। जी, उसमें आई थिंक डॉक्टर्स का तो सबसे अच्छा रोल है कि जब डॉक्टर्स के पास जाए तो डॉक्टर की जो एटीट्यूड मरीजों के साथ होना चाहिए, वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए और होप वाला होना चाहिए। हाँ। यानी डॉक्टर ने अगर किसी को कैंसर भी है और उसके चंद दिन रह गए हैं या बहुत सख्त बीमारी भी है, उसे ये नहीं कहना आपके चंद दिन रह गए, नहीं, उन्हें कहें जी जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, अल्लाह ताला आपको इसको शिफा देगा, हो सकता है आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा लंबी हो। तो इसलिए ये वाली जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी ये नहीं कहना कि इतने दिन रह गया, इतने महीने रह गया, इतने साल रह गए। जो भी बीमारी है मरीज को होप और होप के साथ भेजें और कोशिश ये करें कि जितना मिनिमम उनका शुरू में जितनी ज़रूरत है वो तो दवाइयाँ लिखें, आहिस्ता आहिस्ता उस दवाइयों को कम करते हुए नुस्खे को मुख्तसर करें जो कि मरीज़ खा सके। बहुत सारा आपका जो नुस्खा भरा होता है पूरा कागज़, वो मरीज़ चंद दिन खाता है, फिर थक जाता है, वो छोड़ देता है दवाइयाँ। आपने वो दवाइयाँ जो उसके लिए ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो लिख के भेजनी है ताकि कभी उसकी कंप्लायंस ठीक रहे, वो दवाइयाँ कभी ख़त्म ना करे। और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जब मैं आपको बताऊं कि जब डॉक्टर मरीज़ के साथ गुफ्तगू करता है, जब मरीज़ को पता चलता है कि दिल से बोल रहा है डॉक्टर मेरे लिए, तो उसकी एक एक बात पे तासीर होती है और उस पर मरीज़ उसका अमल करता है। बहुत शुक्रिया सर फॉर गिविंग अस टाइम। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि डॉक्टर जो है उसका रिलेशनशिप पेशेंट के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो दिल से उसका दर्द महसूस करे और उसको वो दवाइयाँ लिखे जो कि वो अफोर्ड कर सकता है। और यकीन जानिए, जब डॉक्टर प्यार से, मोहब्बत से पेशेंट की बात सुनता है तो मरीज़ की आधी बीमारी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। मरीज़ों को हमारा मैसेज ये है कि दवाइयाँ आप ज़रूर खाइए, टाइम पर खाइए। हम बीइंग डॉक्टर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मुश्किल काम है, लेकिन दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपने वालिदैन का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए और चलते फिरते रहिए ताकि पूरा पाकिस्तान सेहतमंद हो सके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।